गुड मॉर्निंग क्लास 10 एंड चैप्टर हमारा फर्स्ट ही चल रहा है अभी लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के लिए। ठीक है, जो रेस्पिरेशन है वो किस प्रकार होता है। ठीक है, इन ह्यूमन, इन प्लांट्स, ये सभी कैसे लिविंग है, इन सभी में क्या होता है अभी रेस्पिरेशन की अभिक्रिया होती है और ये सभी किसके अंतर्गत आती है, लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या है, जो मनुष्य होते हैं जो इनमें रेस्पिरेशन की अभिक्रिया होती है उसमें क्या करते हैं, CO2 को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, CO2 को करते हैं, रिलीज करते हैं एंड ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। समझ में आया। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं यानी इन ह्यूमन, ठीक है, ये सब क्या करते हैं आपका, ये CO2 को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एंड O2 को क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक O2 है उसको ग्रहण करते हैं। इसके साथ में क्या होता है, बहुत सारी गैसेस भी आ जाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि नोस्ट्रल बताया था, नोस्ट्रल के अंदर जो कुछ हेयर होते हैं वो एटमॉस्फेरिक एयर मतलब जो होते हैं, एटमॉस्फेरिक जो एयर होती है उसके साथ में कोई डस्ट लाइक भी आ जाता है जो कि म्यूकस के रूप में हमारी नोस्ट्रल यानी कि नोज के अंदर इकट्ठा हो जाता है। कुछ लिक्विड सा पदार्थ, उसको म्यूकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, म्यूकस बोलते हैं। उसी की आउटर पार्ट में जो आउटर से इनर वाला पार्ट जो होता है उसके अंदर कुछ लेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जो कि आपकी क्या फिल्ट्रेशन का काम करती है। भाई एक्सचेंज जो हो रहा है गैसों का वो आपका नोज के द्वारा ही तो हो रहा है। ठीक है, नोज के द्वारा ही तो आपका हो रहा है, लेकिन जो आपका CO2 क्या होता है एंड जो O2 है, ठीक है, CO2 आपका ग्रहण मतलब छोड़ी जाती है कहाँ से, लंग्स से। ठीक है, किसके द्वारा, नॉस्ट्रल के द्वारा। ठीक है, एंड O2 क्या होती है, रिसीव की जाती है और वो कहाँ तक जाती है, लंग्स तक जाती है। अब देखिएगा, अब क्या है, ये जो आपका पूरा प्रोसेस होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, ये नेसल प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, नेसल आपका, या फिर कह सकते हैं इसको नासा छिद्र। आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। इस बारे में हम कल भी बात कर चुके थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म यानी कि इनका मैकेनिज्म कैसा होता है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देखिएगा, इसमें जो नेसल पैसेज से आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है CO2 एंड O2 का, इसके साथ में और भी गैसों का एक्सचेंज हो जाता है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, आपकी रेस्पिरेशन की दर मनुष्य में साइज एवं किस पर निर्भर करती है, आयु पर निर्भर करती है। जो रेस्पिरेशन का जो रेट होता है वो उसके साइज पर एंड उसकी एज पर निर्भर करता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जो बच्चों में रेस्पिरेशन की दर होती है वो अधिक होती है। इन चाइल्ड जो रेस्पिरेशन की जो दर होती है, ठीक है, वो आपके जो चाइल्ड होते हैं उनमें ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे अडल्ट होते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, जो रेस्पिरेशन की जो दर होती है वो कम होती चली जाती है। क्लियर हो गया। ठीक है, कम से कम 12 से 15 आपका इसमें क्या है, 12 से 15 ब्रीथिंग प्रति मिनट होती है। जो ब्रीथिंग सिस्टम होता है रेस्पिरेशन में, जो ब्रीथिंग सिस्टम होता है वो 12 to 15, ठीक है, प्रति मिनट होता है। अब देखिएगा, इसमें जो इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म में जो ये ब्रीथिंग की अभिक्रिया होती है, रेस्पिरेशन की अभिक्रिया होती है, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में कंप्लीट होती है बेटा, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट देखिएगा इसमें इंस्पायरेशन, फर्स्ट क्या है, इंस्पायरेशन, फर्स्ट अभी क्या है, इंस्पायरेशन। ठीक है, सेकंड है आपका, देखिए इसमें एक्सपायरेशन। अब हम बात करेंगे इंस्पायरेशन की। ठीक है, इंस्पायरेशन में क्या होता है, जो O2 होता है, ठीक है, इसमें क्या है, ये अंदर की साइड एंटर करती है, इसलिए इंस्पायरेशन के अंतर्गत क्या है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर से जो O2 है उसका फेफड़ों तक पहुंचना इंस्पायरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इंस्पायरेशन कहलाता है। ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, ये इन 2 स्टेप पर कंप्लीट होता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था, मतलब जो स्टेप बाय स्टेप था। ठीक है, नॉस्ट्रल था आपका, ब्रोंचिलिटी और ब्रोंचिलस थी, एबिली थी। आप लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा, जिन बच्चों ने नहीं देखा है आज का वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको क्लियरली समझ में आया। आज हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। 2 टाइप्स का हो गया भाई। अभी हमें एक छोटी सी बात है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। यहाँ पर क्या होता है, जो इंस्पायरेशन O2 का फेफड़ों तक जाना, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। क्लियर हो गया। ठीक है, एंड एक्सपायरेशन का मतलब क्या है, यानी कि CO2 का फेफड़ों से बाय नेसल पैसेज, जो
नासा नाक के छिद्र होते हैं, ठीक है, उसके द्वारा जो एक नली आकार संरचना होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके द्वारा बाहर निकलना एक्सपायरेशन कहलाता है। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या है, द ब्रीथिंग मैकेनिज्म ऑफ लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय द डायफ्राम। अब जो लंग्स में ब्रीथिंग का जो सिस्टम होता है, ये जिस प्रोसेस के द्वारा यानी कि जिस सिस्टम के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है उसको डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डायफ्राम कहते हैं। क्लियर हो गया भाई सभी को? ठीक है। अब दूसरी चीज देखिएगा, इसमें जो इंस्पायरेशन होता है ये क्या करती है, इसमें जो वायु होती है एटमॉस्फेरिक गैस जो होती है जिसमें आपका O2 भी प्रेजेंट है, वो एंटर करता है कहाँ पर? नासा यानी कि नेजल पैसेज से कहाँ पे जाता है? फेफड़ों में जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिएगा सिचुएशन करिए आपकी कोरेसिस प्रोसेस के आयतन पर निर्भर करती है। ठीक है बेटा? अब देखिए ब्रीथिंग जो एपरेटस होते हैं वो क्या होती है जिनके द्वारा ये इंस्पायरेशन की अभिक्रिया होती है। फर्स्ट होता है आपका रिब्स, रिब्स हो गया, ठीक है। दूसरा होता है इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स हो गया। एंड इसमें देखिएगा दूसरा है डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक है। रिब्स पर इंटरकोस्टल मसल्स एंड आपका डायफ्राम पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? और दूसरी चीज क्या होती है, जो आपका लंग्स प्रेजेंट होते हैं ये हार्ट के थोड़े से कैविटी की साइड में प्रेजेंट होती है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है। अब इसमें जो मतलब पूरा ब्रीथिंग का सिस्टम है, ठीक है, जिस सिस्टम के द्वारा ये पूरा फंक्शनिंग करते हैं, ठीक है, रिब्स हो गया, इंटरकोस्टल मसल्स हो गई एंड डायफ्राम हो गया। ठीक है। डायफ्राम क्या है, जो लंग्स का आउटर पार्ट होता है ना, ठीक है, जो इसमें एयर एंटर करती है। जो रिब्स होती हैं इंस्पायरेशन में क्या है, भाई एटमॉस्फेरिक एयर के द्वारा O2 को रिसीव किया ना, ठीक है, जो कि लंग्स तक गई। लंग्स तक जाने के बाद में ये जो रिब्स थी, ठीक है, ये ऊपर की ओर जाना शुरू कर देती हैं, ठीक है। और इसका जो डायफ्राम होता है, ठीक है, वो नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, ये आपकी रिब्स होती हैं एंड ये डायफ्राम होता है। ठीक है, ये नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और ये जो रिब्स हैं ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। समझ में आया? जो इंस्पायरेशन कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका एयर एंटर करा, ठीक है, एयर एंटर करने पे रिब्स, डायफ्राम है, इंटरकोस्टल मसल्स तो ये होती है सभी में, ठीक है। मसल्स के द्वारा ये क्या होता है, इस जो आपके लंग्स है वो बने हुए होते हैं, इसलिए उसको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। क्लियर? अब इसमें क्या है आपका, जब इसके अंदर एयर प्रेजेंट अलग एंटर करती है तो ये क्या, अभी मान लीजिए एक बैलून है, ठीक है, बैलून के अंदर आप हवा भरते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बैलून है उसके अंदर हवा भरेंगे तो वो क्या होगा, फूलना शुरू कर देगा ना, ठीक है। क्या होगा उसका जो ये सब प्रोसीजर उसके आयतन पर डिपेंड करता है, ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, आयतन पर। अब इसमें हम बात करते हैं ह्यूमन में, इसमें रिब्स और जो डायफ्राम है, जो रिब्स है ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। जब भी हम बैलून को फुलाते हैं, ठीक है, तो वो ऊपर बढ़ता हुआ चला जाता है। कुछ आपने नोटिस किया होगा, जब हम बैलून को फुलाते हैं तो क्या होता है, वो फूलता हुआ चला जाता है, मतलब ऊपर की तरफ। वो काम रिब्स करती है, यानी कि जब गैस एंटर करती है तो ये रिब्स ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करती है, और जिसका डायफ्राम होता है, मतलब जो एरिया होता है वो नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, माना कि ये पूरा डायफ्राम है, ठीक है, ये नीचे की तरफ क्या होगा, बढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है, और इस ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है जब इसमें एटमॉस्फेरिक O2 प्रेजेंट यानी कि एंटर करती है। क्लियर हो गया? मैंने पूरी एग्जाम्पल बैलून में बताया था, बैलून आप फुलाएंगे तो वो ऊपर की आप इस तरीके से फुलाते हैं तो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है वो, ठीक है, वो डिपेंड करता है उसके आयतन पर, कि यहाँ पर रिब्स एंड डायफ्राम नीचे की तरफ एंड रिब्स ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। ठीक है, इनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है, ठीक है। अब क्या चल रहा था आपका, इंस्पायरेशन चल रहा था। इंस्पायरेशन के अंदर दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन क्या होती है बेटा, इसमें आपका देखिएगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। अब जो मसल्स पाई जाती है, मसल्स क्या है भाई, जिनके द्वारा ये पूरा लंग्स बना हुआ है, मसल्स के द्वारा जिनको हमने क्या कहा था, इंटरकोस्टल मसल्स का होता। अब ये जो मसल्स थी इनको डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? टू पार्ट्स में, यानी कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, एंड दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स।
मसल्स है यानी कि जो डायफ्राम कोस्टल मसल्स है इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे इंस्पायरेशन की, जहाँ पर O2 रिसीव की जाती है, रेस ऊपर बढ़ जाती है, डायफ्राम का एरिया नीचे की साइड बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो मसल्स मतलब क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इन दोनों के बीच में जो मसल्स का संकुचन होता है, मतलब जो बढ़ना शुरू कर देती हैं, ये करती है आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स के द्वारा, जो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, ये जो देखती इन बीच में जो गैप होता है, जो मसल्स का मतलब रोल प्ले करती हैं, उसके अंदर जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, इनके द्वारा प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गई क्लास? ठीक है, अब इसमें देखिएगा जो डायफ्राम है जब नीचे की तरफ होता है यानी कि चपटा हुआ चला जाता है, और ये थोड़े से कैविटी का स्पेस और इसमें क्या होता है, क्योंकि ये थोड़े से कैविटी यानी कि जो पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है वो थोड़े से कैविटी कहलाता है, जिसका जब एयर एंटर करती है तो इसका स्पेस कैसा हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। दूसरी कंडीशन क्या है, और इसके बढ़ जाने पर फेफड़ों में एक सेक्शन मतलब जो भाग होते हैं, ठीक है, में लंग्स होते हैं फेफड़े, ठीक है, उसकी मसल जब उसमें एयर निकलती है तो कैसी हो जाती है, सिकुड़ जाएंगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, जब एयर एंटर करती है तो फूल सी जाएंगी। अब इसके अंदर जो स्पेस होता है, सेक्शन प्रोसेस जो होता है वो कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है जब उसके अंदर एयर एंटर करती है। दूसरी कंडीशन में देखिएगा सेक्शन पैसेज के द्वारा बात एटमॉस्फेयर से जो एयर होती है वो नेजल पैसेज के द्वारा क्या करती है, फेफड़ों में एंटर करती है। उसके बाद में ये जो फेफड़े होते हैं कैसे हो जाते हैं, फूल जाते हैं। कैसे हो जाते हैं बेटा, फूल जाते हैं। उसके बाद में इंस्पायरेशन की जो अभिक्रिया होती है लगभग 2 सेकंड की होती है। ठीक है, कितने सेकंड की होती है, 2 सेकंड की होती है। ठीक है, इंस्पायरेशन के समय जो एयर होती है के साथ जो O2 एंटर करती है, ठीक है, वो 21% करती है। कितने परसेंट, 21% करती है। दूसरी बात कहते हैं, अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल की बात। ठीक है, हम एक्सपायरेशन की बात करेंगे। आपका इंस्पायरेशन होगा, यहाँ पर O2 ने अंदर किया, ठीक है, गैस को अंदर किया जो कि फेफड़े ले गई। अब एक्सपायरेशन में क्या होता है, जो आपकी एयर होती है CO2 वो नेजल पैसेज के द्वारा, यानी कि नेजल पैसेज जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसके द्वारा यहाँ से CO2 क्या होता है, बाहर निकल जाती है। अब जब बाहर निकली, जब गैस ने एंटर किया था O2 ने, ठीक है, तो इसकी रेस कैसी हो गई थी, ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर गई थी। ठीक है, एंड डायफ्राम नीचे की तरफ। ठीक है, इसका जो आयतन था, और ये डिपेंड करता है इसकी आयतन पर, लेकिन हम बात करेंगे एक्सपायरेशन की। अब एक्सपायरेशन में क्या होगा, जब CO2 बाहर निकलेगी तो ये जैसे ही बाहर निकलना शुरू करेगी तो ये रेस वापस से नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, वापस से नीचे की तरफ आ जाएगी, और जो इसका डायफ्राम था, ठीक है, जो इसका डायफ्राम था ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। जैसे ही गैस निकलेगी इसमें से वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। क्लियर हुआ? एक्सपायरेशन की जो अभिक्रिया होती है ये मनुष्य में 3 सेकंड की होती है। इंस्पायरेशन की कितने सेकंड की, 2 सेकंड की, और आपका एक्सपायरेशन में कितने सेकंड की, 3 सेकंड की होती है। ठीक है, अब इसमें मैंने ये चीज बताई आपको। अब देखिएगा जैसे ही इसमें क्या होगा, CO2 बाहर निकलेगी तो ये रिक्स जो है ऊपर की तरफ की बजाय नीचे की तरफ आ जाएगी, डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये क्या हो जाता है, आपका जो डायफ्राम है यानी कि जो थोरेसिस कैविटी की पूरा आवरण ये शिथिल हो जाएगा। कैसा शिथिल, मतलब एक लिच किस्सा हो जाता है। ठीक है, और ये जो पूरा सिस्टम है CO2 गैस के बाहर निकलती है, जब बैलून को आप छोड़ते हैं इसमें एयर फिल करके, जब आप उसको छोड़ेंगे तो कैसे एक संकुचित सा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसके अंदर से एक रिबन लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, जब इससे एयर निकल जाएगी तो बहुत ही स्पंजी लाइक स्ट्रक्चर्स में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, यानी कि उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये संकुचित हो जाए। जैसे कि आपका किशमिश है, किशमिश को क्या करते हैं आप, सुखा दीजिए। ठीक है, पानी में डालेंगे तो फूल जाएगी, लेकिन जैसे इसको बाहर रख के सुखाएंगे तो कैसे हो जाएगी, संकुचित हो जाती है। ठीक है, तो वही प्रोसेस इसका समझ में आया। ये है मैकेनिज्म आपका ऑफ रेस्पायरेशन, जो कि डिपेंड करता है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन पर। ठीक है, इसमें जो रोल प्ले करते हैं रिब्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। ठीक है, एयर एंटर करने पर रिब्स ऊपर की तरफ एंड डायफ्राम नीचे की तरफ। जब एक्सपायरेशन कंडीशन आती है तो रिब्स नीचे की तरफ एंड डायफ्राम ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये आपका 3 सेकंड का होता है एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन आपका 2 सेकंड का होता है। क्लियर हो गया? ठीक है।